जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी है वो अलग अलग परतों से मिलकर बनी हुई है। जिस प्रकार आपने प्याज को देखा है, प्याज के जो छिलके हैं वो परतदार होते हैं, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी है वो भी परतों से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी के अंदर भी 6370 किलोमीटर की गहराई में तो हम नहीं जा सकते, न अभी तक कोई गया है। तो उसकी संरचना की जो जानकारी है वो हमें अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में होती है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो क्लास में पढ़ा भी। वो अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं और उस अप्रत्यक्ष स्रोतों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया भूकंप विज्ञान ने। जब हम भूकंप को अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर पाए, समझ पाए, उसकी तरंगों को समझ पाए, तो उसके आधार पर हम इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वैज्ञानिकता की कसौटी पर हमने खरा उतार लिया है। तो आज हम उस भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रमाणित है, जो मॉडल है वो माना जाता है। हम ये चीज जानते हैं अच्छे से भी, हमारी पृथ्वी है अध्ययन के लिए हम उसे गोलाकार मानते हैं। ये पृथ्वी है हमारी जिसके ऊपर हम यहां पर खड़े हुए हैं, और हमने कहा परत है। तो अब हम पढ़ेंगे भी, अध्ययन के लिए हमने इसको 3 परतों में बांट रखा है। सबसे बाहरी जो परत है हमारी वो क्रस्ट है, भूपर्पटी जिसको कहते हैं। अंदर वाली परत है वो मेंटिल है, और उसके अंदर वाली जो परत है वो कोर या क्रोड होती है। 3 प्रकार की, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, 3 लेयर के आधार पर, 3 भागों के आधार पर हम पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। अब हम इसमें तो समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आप ऐसे समझ लीजिए भी, मैं इसके व्यास से एक लाइन खींच देता हूं, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये क्या बन गया, एक हमारा केक हो गया। हमने एक टेबल के ऊपर हमारा केक रख दिया, और अब हम ये केक अंदर किस प्रकार का है, क्या है, वो कैसे पता चलेगा जब हम इस केक को काट लेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी इस पृथ्वी जिसको हमने केक कहा उसको काट लेते हैं, ताकि जिसका बर्थडे है उसको खिला भी देंगे, और अंदर क्या क्या परतें किस लेयर में है वो हमें पता भी चल जाएगा। और केक के इसी टुकड़े को हमने यहां पर एक डायग्राम के रूप में शो किया है, ताकि आप समझ जाएंगे अच्छे से भी। जब हम इस केक के टुकड़े का अध्ययन कर लेंगे भी इसके अंदर क्या क्या है, तो इस प्रकार से हमें हमारी इस पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अच्छे से जानकारी है वो हो जाएगी। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हमने पृथ्वी के एक अनुप्रस्थ काट का जो हिस्सा है वो ले लिया है अध्ययन के लिए। और ये त्रिज्या आपको पता है, केंद्र से लेकर बाहर परिधि तक 6370 किलोमीटर के आसपास ये हमारी त्रिज्या है, जिसको हमने यहां सेंटर के रूप में दिखाया है भी। ये सबसे नीचे जो 6370 किलोमीटर शो किया है, ये हमारे उस क्रोड का यानी हमारी पृथ्वी के केंद्र को शो करता है। तो शुरू करते हैं इस गोलाकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। जहां तक कोई नहीं पहुंचा अब तक, आज हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको वैज्ञानिकता की कसौटी पर उतारा है हमारे भूकंप विज्ञान ने। तो उन तरंगों की गति के आधार पर हमें क्या पता चला है उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम एक एक करके इन लेयर को शुरू करें, उससे पहले एक मोटी मोटी जानकारी हम यहां कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहां पर 0, 30, 700, 2900, 5100 और 6370 ये किलोमीटर में दूरियां लिखी हैं। समझने के लिए आसानी से आप समझ लें, इसलिए मैंने इनको दोनों तरफ लिख दिया है। पहली परत है अपनी क्रस्ट, जो कि ठोस, मेंटल है वो अर्ध ठोस के रूप में, और क्रोड है वो द्रव और ठोस के रूप में। यानी इसका बाहरी क्रोड है वो लिक्विड फॉर्म में, और आंतरिक क्रोड वाला जो हिस्सा है वो हमें ठोस रूप में मिलता है। कैसे, क्या, क्यों होता है उसकी जानकारी भी आज हम यहां पर करेंगे। देखिए, क्रस्ट की आप गहराई या मोटाई देखेंगे 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक है। मेंटल की जो गहराई है, मोटाई है, वो 30 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। और क्रोड या कोर है
वो 2900 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक की गहराई तक है। यानी इन तीनों परतों की आपको मोटाई पता होनी चाहिए। एक चीज यहां और कह दूं, हमने आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है और प्रत्येक भाग को भी अध्ययन के लिए हमने 2-2 भागों में बांट रखा है। जैसे क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, क्रोड में बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के रूप में भी हमने इनको बांटा है। तो अब हम एक एक करके ये क्या सिस्टम है, क्या मैंने यहां पर ये और बीच बीच में लाइनें क्या लिख रखी है, क्या चीज हम यहां और अच्छे से समझ सकते हैं, एक एक करके उनकी बात है अब वो करते हैं। तो देखिएगा, आंतरिक संरचना में भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट यानी भूपरपटी की। भूपरपटी हिंदी में बोलते हैं क्रस्ट की बात। कहां से कहां तक है इसकी मोटाई? 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई है। किस रूप में है ये? सॉलिड फॉर्म में है। ये ठोस रूप में है और ये ठोस रूप में, और ये हमारी क्या है? पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। ये सबसे बाहरी भाग है हमारी पृथ्वी का। अब एक चीज यहां देखिएगा, इस क्रस्ट के भी अध्ययन के लिए हमने 2 भागों में बांट लिया। एक है ऊपरी क्रस्ट और एक है निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट की जो गहराई है, मोटाई है, वो मानते हैं 0 से 11 किलोमीटर और निचली क्रस्ट की जो गहराई है वो है 11 से 30 किलोमीटर। टोटल हो गई 0 से लेकर 30 तक। अब देखिए, इस पृथ्वी के ऊपर क्या है? भूप्रपट्टी के ऊपर क्या है? महाद्वीप मिलेंगे आपको, महाद्वीप, और क्या है? महासागर। महाद्वीप और महासागर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं भी भूप्रपट्टी के 2 भाग हैं, 2 प्लेटें हैं इसकी। हमने कहा ना परत है, प्लेटें हैं भी। सबसे ऊपर वाली जो प्लेट है, परत है, उसको हमने क्या कह दिया? क्रस्ट। और उस पृष्ठ जो क्रस्ट है, उस प्लेट की या उस लेयर के भी 2 भाग, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, यानी ऊपरी परत, निचली परत, ऊपरी प्लेट, निचली प्लेट। ऊपरी प्लेट को जो ऊपर उठी हुई है उसको हम कह सकते हैं महाद्वीपीय प्लेट है वो, और नीचे वाली है वो है महासागरीय प्लेट। इसीलिए आप यहां ऊपर देख पाएंगे मैंने इस प्रकार से उबड़ खाबड़ रूप में यहां शो किया है। तो ये 0 से 30 किलोमीटर। तो ये जो आंकड़ा आप देख पा रहे हो, ये तो है महाद्वीपीय प्लेट और ये है महासागरीय प्लेट। तो आप देख पा रहे हो यहां पर भी इनकी जो मोटाई है, महाद्वीपों के नीचे और महासागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई में भिन्नता है। महासागर के नीचे, महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है, जबकि महासागर के नीचे इसकी मोटाई है वो कम है। महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई का जो एवरेज हम मानते हैं वो 30 किलोमीटर तक है। एवरेज जो क्या है, महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट की मोटाई कितनी मानते हैं हम? औसत है वो 30 किलोमीटर है, जबकि महासागरों के नीचे की परत की मोटाई हम मानते हैं 5 किलोमीटर। थोड़ा सा देख लीजिए, महासागरों के नीचे की मोटाई का औसत क्या है? 5। औसत है, कम ज्यादा हो सकती है, कहीं एवरेज है। और महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट की जो मोटाई है वो 30 किलोमीटर है, एवरेज है, कम ज्यादा हो सकती है कहीं ऊपर। और वही अगर हिमालय पर्वतों की बात करें तो हिमालय पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई है वो आपको 70 से 100 किलोमीटर तक मिल जाएगी। क्रस्ट की मोटाई 70 से 100 किलोमीटर की, कहां? हिमालय पर्वत के नीचे। और इस क्रस्ट का जो निर्माण है, इस क्रस्ट का जो निर्माण किससे हुआ है, यानी इसकी अगर हम रासायनिक संरचना की बात करें, केमिकल रूप में किससे मिलकर बना हुआ है, तो यह बना है सिलिका और एल्यूमिनियम से। तो भूपरपट्टी मुख्यतः किससे मिलकर बनी हुई है? सिलिका यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। इसीलिए ही इनके जो प्रतीक है, सिंबल है, उसके नाम पर इसे कहा जाता है सियाल परत।
तो क्रस्ट किससे मिलकर बना हुआ है? ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। तो नाम सियाल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए भी क्रस्ट है, जो चट्टाने हैं, जो परतें हैं यहाँ की, वो किससे मिलकर बनी हुई है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर है वो बनी हुई है, इसलिए हम इसे सियाल परत भी कहते हैं। अब एक चीज आप देखिए, यहां पर एक मैंने नाम लिखा है यहां पर कोनराइड असंतात्य, कोनराइड असंबद्धता या असांतत्य शब्द लिखा है यहां पर। असांतत्य को इंग्लिश में याद रखना आसान रहेगा, इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी आपको पता है इसका मतलब लगातार होता है, डिसकंटिन्यूटी भी लगातार नहीं है। तो इन ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के रूप बीच में हमने क्या लिखा है? कोनराइड असंतत्य, यानी कोनराइड डिसकंटिन्यूटी है। अब पहले तो आप ये समझे भी डिसकंटिन्यूटी क्या है। डिसकंटिन्यूटी एक संक्रमण क्षेत्र है, आप संक्रमण क्षेत्र कह लें, या आप ऐसे समझिए जैसे आप जिस शहर में रह रहे हो या जिस गांव में भी रह रहे हो, आप अपने शहर के मध्य भाग से बाहर की तरफ जाएं या गांव के मध्य भाग से बाहर की तरफ जाएं, तो आप देखेंगे सेंटर में जो मकान है, जो शहर के अंदर जो मकान है, वो ज्यादा सघन है, पास पास है। जैसे जैसे आप शहर से बाहर की तरफ जाओगे, धीरे धीरे मकान है वो कम होते जाएंगे। या दो गांव के बीच आप देखेंगे या दो शहरों के बीच आप देखेंगे, पहला गांव अचानक खत्म नहीं होता, यूं नहीं है भी बस हाँ इस एक घेरे के अंदर भी कोई एक घेरा है, इसके अंदर ही घर है और इसके बाद ये दूसरे गांव का जो घेरा है इसके अंदर ही मकान है, भी बीच में नहीं है। आपको पता है गांव से बाहर ढाणियों में भी लोग रहते हैं। तो यानी मध्य भाग में सघनता ज्यादा होती है और बाहर की तरफ जो सघनता है वो कम होती है। तो सघन और विरल के बीच का जो सिचुएशन होता है, जहां न ज्यादा न कम की बात होती है, उसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। असंबद्धता या असांतत्य है उसको कहा जाता है। यह बात सबसे पहले कॉनराइड ने बताई थी, उन साइंटिस्टों के नाम पर ही है भी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के अंदर कुछ विरलता पाई जाती है, यानी एक जैसी सघनता नहीं है। जिस चीज से, जैसे सिलिकॉन एल्यूमिनियम से ये मिलकर बना हुआ जो सॉलिड भाग है, ये एक जैसा नहीं है, कहीं पर ज्यादा पास पास है। आप इसको ऐसे समझे जाडा एंड पतला, कहीं जाडा है कहीं पतला है, तो बीच में एक ऐसी सिचुएशन न जहां जाडा है न ज्यादा पतला है, न सघन न विरल, उसको कहा जाता है, उस क्षेत्र को डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको कॉनराइड ने बताया, इसलिए हम उसको कॉनराइड डिसकंटिन्यूटी कहा है वो कहते हैं। इस प्रकार ही सभी परतों के बीच में डिसकंटिन्यूटियां पाई जाएगी। हम उच्च क्लास के या प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा उनको भी हम ध्यान रख लेंगे भी कहां पर डिसकंटिन्यूटी है। जैसे हमने कहा 0 से 11 किलोमीटर पर डिसकंटिन्यूटी है, तो आप ऐसे समझ लीजिए भी एक 11 किलोमीटर मोटी एक परत है, उसके बाद फिर उसके नीचे दूसरी परत है क्रस्ट की ही। तो एक तरीके से ये महाद्वीपीय जो प्लेट होगी वो कितनी मोटी होगी? 11 किलोमीटर होगी। हमने कहा महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर औसत है, हम 5 मान लेते हैं एक बार। तो एक 11 किलोमीटर की प्लेट है, थोड़ी ऊपर है महाद्वीपों वाली, महासागर के नीचे वाली 5 किलोमीटर है। ये मूवमेंट भी करती है, ये गति करती है। हाँ, ये अलग बात है भी एक साल में मुश्किल से ये 1, 1.5, 2 या 2.5 सेंटीमीटर तक मूवमेंट होता होगा, जो हम सामान्यतः हम नहीं महसूस कर पाते। जब हम पृथ्वी के ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पढ़ेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे भी किस प्रकार आज के महाद्वीप है वो बने हुए हैं। तो ये मूवमेंट करती है और एक साल में मात्र 1-1.5 सेंटीमीटर ही मूवमेंट होता है। तो कल को अगर मूवमेंट की बात करें तो क्या हुआ होगा भी, ये 11 किलोमीटर मोटी परत है, ये 5 किलोमीटर मोटी परत है, ये ऐसे इसके नीचे धंस गई होगी और ये इसके ऊपर उठ गई होगी। तभी तो पर्वतों का, पहाड़ों का निर्माण होता है भी, ये परत ऊपर उठ गई।
ये नीचे चली गई, नीचे धस गई। तो आगे जब हम प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, महाद्वीपीय जो सिद्धांत है, विस्थापन वाला सिद्धांत है, वहां पर आप समझेंगे इन परतों की हम मूवमेंट की भी बात करेंगे यहां। तो क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उसको कॉनराइड डिसकंटिन्यूटी है वो कहते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी हमारी लेयर जिसका नाम है मेंटल। ये हमारी पहली हो गई क्रस्ट। अगर आप उतारना चाहें तो इस चीज को इसी रूप में आपको याद भी रखना है भी किस प्रकार से। तो क्रस्ट है, क्रस्ट जिसे भूप्रपट्टी कहते हैं, 0 से 30 किलोमीटर है, सोलिड है। दो भाग, ऊपरी क्रस्ट हो गया, निचली क्रस्ट हो गया, 0 से 11, 11 से 30 किलोमीटर हो गई। महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, महासागरों के नीचे औसत है वो 5 किलोमीटर की चौड़ाई है और महाद्वीपों के नीचे है वो 30 किलोमीटर की है। और इन दोनों ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसको हम कॉनराइड कहते हैं। और जो क्रस्ट है रासायनिक दृष्टि से ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, इसलिए इसे सियाल परत भी हम कहते हैं। इतनी बात हमें क्रस्ट यानी भूप्रपट्टी में पता होनी चाहिए। लीजिए अब बात करते हैं हम हमारी दूसरी लेयर की जिसका नाम है मेंटल। मेंटल या मेंटल, जिसको हम हिंदी में प्रावार भी बोलते हैं। ठीक है, इस पे अब सबसे पहले तो वही, इसकी गहराई कितनी है? 30 से लेकर 2900 तक। लीजिए भाई, 30 से लेकर 2900, 30 से लेकर 2900 किलोमीटर तक ये है मेंटल। और इसके भी हम दो भाग, एक हो गया हमारा ऊपरी मेंटल और एक हो गया निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल की बात करें तो 30 से लेकर 700 तक, 30 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक की गहराई में हमारा ऊपरी मेंटल। और आगे 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक की बात करें यहां पर हम, तो वो हो गया हमारा निचला मेंटल। ये चीज तो इस भूप्रपट्टी जो हमने क्रस्ट की बात की, उसके नीचे की जो लेयर है उसको हम कहते हैं मेंटल। 30 से 2900 किलोमीटर की गहराई है। अब आप समझिए, ये जो हमारी निचली क्रस्ट है, इस निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचली क्रस्ट, ये निचली क्रस्ट है, निचली क्रस्ट और इस ऊपरी मेंटल जो 30 से 700 के बीच है, इसके बीच भी एक डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता, असंतत्य पाया जाता है जो मोहो ने बताया था, इसलिए इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यह चीज आप अच्छे से समझिए। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच है? निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इन दोनों के बीच एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और इस मोहो डिसकंटिन्यूटी से आगे 700 तक ही तो ऊपरी मेंटल है। और एक चीज यहां पर और देख लीजिएगा, ये जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है, जो हमने मुख्यतः हमने 30 की बात कर ली, यूं नहीं अभी एग्जैक्ट 30 होता है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब आप समझ गए होंगे। तो हम वहां एक अनुमान ले लेते हैं भी यहां से हमारी जो ये लेयर है वो स्टार्ट होती है, वरना तो सघन और विरल के बीच का हम एक लेते हैं, उसी को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। 30 से लेकर 400 तक, इसमें 30 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर का जो एरिया है वो बहुत ही दुर्बल परतों से मिलकर बना हुआ है। तो क्या हो गया, मेंटल का जो ऊपरी भाग है, कहां तक? मुख्यतः 700 में से 400 किलोमीटर तक का जो भाग है, उस 400 किलोमीटर की परत को हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। इंग्लिश में कहते हैं उसे एस्थीनोस्फीयर। ये देखिए यहां पर हमने शो किया है 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक, यह है अपना दुर्बलता मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनो शब्द का अर्थ होता है दुर्बल होता है। तो मेंटल के ऊपरी भाग को हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, जो 300 से लेकर
400 किलोमीटर तक की गहराई का है। एस्थीनो का मतलब ही दुर्बल होता है। और आपको याद है, हम ज्वालामुखी जब पढ़ते हैं या ज्वालामुखी के बारे में आपको जानकारी होगी, ज्वालामुखी जो निकलते हैं धरातल से, जो ज्वालामुखी निकलते हैं, अंदर जो पिघला हुआ अवस्था में होता है वो मैग्मा होता है, और बाहर जब मैग्मा निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लावा। तो जो ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है ना, उसका मुख्य सोर्स भी यही एस्थीनोस्फीयर ही है। आप समझिए इस चीज को। आगे हम जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगी ये बात भी। ज्वालामुखी का जो लावा, जो मैग्मा, जो अंदर का पिघली हुई अवस्था में होता है उसको हम मैग्मा बोलते हैं। जो बाहर निकल जाता है तब हम उसको लावा कहते हैं। तो ये कहां से निकलता है? ये इसी दुर्बलता मंडल से ही निकलता है। तो ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है वो कहा जाता है मुख्यतः उसका जो सोर्स है वो दुर्बलता मंडल है। इसका मतलब 300 से लेकर 400 किलोमीटर की गहराई से वो लावा है वो निकलता है। हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, यहां का जो टेम्परेचर की अगर मैं बात कर लूं तो टेम्परेचर है वो लगभग 800 डिग्री से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहां का टेम्परेचर 800 से 1200 डिग्री, ये हम पढ़ चुके हैं भी। ऊपर से नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, और कोर का लगभग 4500 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो इंटरनली होता है। यहां का जो दुर्बलता मंडल का जो टेम्परेचर है, इस जगह का जो टेम्परेचर है, एवरेज की बात कर लूं, जो ज्यादातर जो पुस्तक वाले बताते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर जो चीज है वो थोड़ी पिघली हुई अवस्था में रहती है। लेकिन ऊपर क्या है, चट्टानों का थोड़ा सा दबाव भी है, चट्टानों का दबाव भी है, तो उस वजह से पूरी लिक्विड फॉर्म में नहीं होती। तब हमने कह दिया भी थोड़ा सा भी सेमी सॉलिड टाइप सा हो जाता है। तो आप समझिए यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो अंदर की चीज है वो थोड़ी पिघली हुई अवस्था में रहती है, पिघली हुई अवस्था में रहेगी। टेम्परेचर ज्यादा है, पिघली हुई रूप में है। जैसे ही पृथ्वी की ऊपर कोई भूप्रपट्टी की कोई परत उसको कमजोर दिखेगी, ये इसकी छाती को फाड़ते हुए बाहर निकल जाएगा, क्योंकि दाब बनाएगा, प्रेशर बनाएगा और लावे के रूप में बाहर निकल जाएगा। तभी तो आपको पता है साइंटिस्ट भी विचार करते रहते हैं भी जब यहां इतना टेम्परेचर है, क्यों ना यहां से भूतापीय ऊर्जा निकाली जाए, क्यों ना यहां ड्रिल करके पानी पहुंचा दे, और पानी अंदर के टेम्परेचर से भाप बन के बाहर आएगा हमारे पास, और उस भूतापीय ऊर्जा के रूप में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बड़ा दिमाग चलता है। लेकिन फिर आप जैसे विद्वान फिर आते हैं, भाई ऐसा कैसे करोगे जब अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, आप अंदर ज्यादा टेम्परेचर है उसका ठीक है आप जियोथर्मल एनर्जी के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहेंगे, लेकिन जब अंदर इस तरीके से आप अंदर के टेम्परेचर को बाहर इस्तेमाल करोगे, वहां थोड़ा टेम्परेचर कम भी होगा। अंदर की जो चट्टानी है परत है वो थोड़ी सिकुड़ेगी, और जब सिकुड़ेगी तब भाई साहब वहां भूकंप आएंगे। तब अपने आप को कैसे बचाओगे? तब कैसे बचाओगे? वरना तो साइंटिस्ट तो अगर इस भूकंप का डर नहीं होता ना, चट्टानों के सिकुड़ने की बातें, परतों के सिकुड़ने की बातें नहीं आती भी, तो वहां वो सारी एनर्जी को निकाल लेते, और हम सब एनर्जी के मामले में तो पूरी दुनिया में कहीं कोई समस्या ही नहीं होती। ठीक है, पानी डाला, गर्म भाप बाहर निकल आ रही है, जियोथर्मल एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे, मजे करेंगे बस, और कोई टेंशन ही नहीं है यहां पर। लेकिन फिर जब परतें सिकुड़ेगी तो भूकंप की संभावना रहेगी, और कहीं जब भूकंप आ रहा है, परतें कमजोर हो रही है, लावा भी बाहर आएगा। तो हर अच्छे के साथ कुछ डर भी है वो लगता है। तो टेम्परेचर ज्यादा है, ध्यान दीजिए। ऊपरी मेंटल का लगभग 400 किलोमीटर का जो इलाका जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, वहीं से जो ज्वालामुखी का जो लावा है वो बाहर निकलता है। और मेंटल का जो रासायनिक रूप से अगर बात करूं तो जो ये मेंटल है ये मुख्यतः सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। SI सिलिकॉन उसका सिंबल है, और मैग्नीशियम को Mg मैग्नीशियम बोलते हैं, इसलिए कहा जाता है इस दोनों को मिलाकर सीमा। तो जो मेंटल है वो रासायनिक रूप से सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है, इसलिए हम इसे सीमा परत भी कह देते हैं। और उसके अलावा यहां समझिए दो, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के अंदर दो डिसकंटिन्यूटी है। पहली हमने कह दिया निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच है, उसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं।
और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी है। इन ऊपरी और निचली परत के बीच में जो असंतत्य है, डिसकंटिन्यूटी है, उसको क्या कहा जाता है? रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी है वो कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे भी जो क्रस्ट है, क्रस्ट की जो परत है वो मेंटल के ऊपर, पूरी क्रस्ट की और मेंटल मूवमेंट होता है तभी उन परतों में, वो अलग बात है भी बहुत स्लो चलती है, बहुत ही स्लो चलती है। मैंने आपको बताया भी हाँ, एक साल में कुछ एक आधे सेंटीमीटर ही हिल पाती है, लेकिन जब हिलती है, चलती तो है, इसका मतलब भले ही वो सरक के मामूली सी चले तो घर्षण होता है। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? एनर्जी उत्पन्न होती है। और तभी तो टेम्परेचर की बात हमने की, यहां पर कितना टेम्परेचर है वो हो जाता है, किस प्रकार ज्वालामुखी से लावा निकलता है। जियोथर्मल एनर्जी का सपना लेकर अगर हम जिएंगे तो फिर भूकंप का डर भी वहां पर हमें सताएगा। तो ये चीजें हमने यहां पर समझी। उम्मीद करता हूं क्रस्ट के बाद मेंटल जो है वो चीज आपके क्लियर हो गई होगी भी क्या इसके अंतर्गत है। यहां पर एक चीज अब आप समझ लें, वो ये है भी क्रस्ट और मेंटल, इसका जो ऊपरी भाग है मोस्टली 200 किलोमीटर तक का, जीरो से लेकर या इससे थोड़ा सा और नीचे 200 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, मुख्यतः आप 0 से या 10 से 200 किलोमीटर की बातें हम यहां पर करते हैं मोस्टली, ये मिलकर क्या कहलाता है? स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहलाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा भी लिथोस्फीयर कहां तक है? 200 किलोमीटर की गहराई तक को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और 30 से 400 तक वाली को हम एस्थीनोस्फीयर कहा जाता है, और 30 से 700 को हम ऊपरी मेंटल बोलते हैं, और 700 से 29 को हम निचली मेंटल है वो बोलते हैं, और 0 से 30 को हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट ठोस में है, मेंटल सेमी सॉलिड रूप हो गया एक तरीके से। और अब पहुंचते हैं अपने और अंदर की बात, और वो है हमारी तीसरी परत जिसका नाम है कोर या क्रस्ट की बात कर रहे हैं। और हमने जान लिया है भी कोर क्रस्ट नहीं, क्रोड है भी, कोर या क्रोड, इसकी गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक की क्रोड या कोर। तीसरी आ गई अपनी क्रोड, या जिसको हम कहते हैं कोर, जो सबसे अंदर की परत है। कहां से कहां हुई? 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर की। और ये क्या है? पृथ्वी के सबसे अंदर की परत है, पृथ्वी के सबसे अंदर की परत है। और इसके अंदर जैसे जैसे और अंदर जाएंगे वो अलग बात है भी, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं ऊपर जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना नीचे नहीं बढ़ता, लेकिन ऑल ओवर टेम्परेचर तो नीचे तक बढ़ता ही जाता है। ऊपर से नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, दाब बढ़ता है, और डेंसिटी घनत्व भी बढ़ता है। क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो मुख्यतः जो लगभग 3.0 के आसपास होती है। मेंटल की बात करें तो लगभग 5.5 के आसपास होती है। बाहरी क्रोड की बात करें तो 11 के आसपास होती है डेंसिटी, और अंदर की बात करें तो 13.56 के प्लस ही होती है, 13, 14, 15 के आसपास, 17 तक भी बताते हैं कुछ। तो यानी ऊपर से नीचे जाते हैं तो घनत्व भी बढ़ता है। और पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, 5.5 पूरी पृथ्वी का। तो ऊपर से नीचे जाते हैं टेम्परेचर भी बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती है, और दाब भी बढ़ता है। तभी तो यहां आके 5000 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर हो जाता है। और ज्यादा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि दाब भी तो है, दाब है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कोई चीज लिक्विड फॉर्म में आती है, लेकिन दाब के कारण वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाती, वो कहीं सेमी सॉलिड या सॉलिड के रूप में, और कहीं लिक्विड है तो भी वहां यूं पानी की तरह हिलती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि चट्टानों का दाब है वो बहुत ज्यादा है। तो आप समझ रहे हो ना, वो तीनों अप्रत्यक्ष जो सोर्स हमने टेम्परेचर, ताप और घनत्व, वही तो चीज यहां पर क्लियर कर रहे हैं। और उसी को हम सिस्मोलॉजी, जो हमारी भूकंप विज्ञान है, उसके अंदर अध्ययन करते हैं उस चीज का। तो इसके भी दो भाग हो गए, एक हो गया हमारा बाहरी क्रोड और एक हो गया हमारा आंतरिक क्रोड। बाहरी क्रोड है वो 2900 से 5100 या 5150 के आसपास,
और आंतरिक वाला है वो 5100 या 5150 से लेकर 6370 या 71 किलोमीटर तक का है एरिया। और इन दोनों के बीच में भी, जैसे निचला मेंटल और बाहरी क्रोड के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है और उसको हम क्या कहते हैं, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और बाहरी और आंतरिक क्रोड के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है और उसको हम क्या कहते हैं, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो ये चीज, और सबसे जो भारी पदार्थ है वो इसी आंतरिक परत यानी क्रोड या कोर में होते हैं, और वो कौन से हैं, निकिल और फेरम, आयरन, लोहा। इसलिए रासायनिक रूप से इसे क्या कहा जाता है, निफे परत कहा जाता है। निफे यानी नी से मतलब निकिल, और एफ फेरम, फेरम, फेरम किसको कहते हैं, फेरम हम कहते हैं लोहा, लोहे का लैटिन नाम है फेरम, एफी, लोहा। तो यानी जो क्रोड है वो बाहरी धातुओं से मिलकर बनी हुई है, निकिल और फेरम, तभी तो वो नीचे है। इसीलिए नीचे की परत की डेंसिटी है वो ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, क्योंकि भारी चीजें हैं वो नीचे है। और यहां पर आयरन है, चुंबक, तो इसलिए पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय गुण हैं वो इसी वजह से तो है। भी पृथ्वी के केंद्र में भारी धातुएं निकिल फेरम पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण है वो पाया जाता है, वो इसी की वजह से है। भी इसके अंतर्गत है वो फेरम, आयरन है वो पाया जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे आज भी हमारी क्रस्ट, मेंटल, क्रोड है वो किस तरीके से कहां तक है, कहां पर क्या सिचुएशन है, उसकी चीज को हमने यहां पर अच्छे से समझा और डिसकंटिन्यूटियों को भी हमने जाना। और उम्मीद करता हूं आज आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा भी पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की है, और किसने बताया हमें, भूकंप विज्ञान ने। यानी भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर ही हम इनके जो डेंसिटी है, जो चट्टानों का दाब है, उनके बारे में टेम्परेचर, इन सब की सहायता लेकर उन तरंगों के जो अध्ययन किया गया उसके आधार पर हमें पता चल पाया भी हाँ अंदर का सिस्टम ऐसा है। क्योंकि अंदर न तो आप गए, न मैं गया, और न कोई और गया, और शायद न ही कोई जाना चाहेगा, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है भी, सुहा होने के लिए तो अंदर हम जाएंगे नहीं। तो ये था हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, 3 परत, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, और आगे इनके सब डिवीजन और कैसे क्या है उसको हमने आज अच्छे से जाना। इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।